हेलो दोस्तों, आज फिर जो है हम लोग एक सेट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो अभी तक सेट का सॉल्यूशन हम लोग करते आ रहे हैं। ये स्पेशल बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है, यानी जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसके लिए, खासकर मैथ्स पेपर के लिए 9-10 के लिए, चाहे वो आप स्टेट देने जा रहे हो या आप बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेती है वो देने जा रहे हो, दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। और सेट अरिहंत का है जिसमें 31 से मैथ से है, और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो इसको देखते के साथ बनाने के बारे में सोचिए। लिखा है कि किसी समलंब का परिमाप 58 cm है और इसकी असमांतर भुजाओं की लंबाई का योग 20 है और इसका क्षेत्रफल 152 है। तो बताइए समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगा। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसके एक जोड़ी भुजा समांतर होता है और एक जोड़ी भुजा असमांतर होता है। जिसमें बोला जा रहा है कि जो इसका परिमाप है वो 58 है और असमांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग 20 है। मान लिया जाए कि यह समांतर भुजा एक्स बाई रहा होगा और ये समांतर भुजा ए बाई रहा होगा, ए भी मान लेते हैं। तो कह रहा असमांतर जो भुजा है उसकी लंबाई का योग 20 है, लेकिन पूरा परिमाप 58 है। तो अगर आप सबको जोड़िएगा तो ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई, ये 58 cm दिया हुआ है, जिसमें से एक्स प्लस वाई को आप साइड पर हल कर दीजिए। तो असमांतर भुजाओं का जो लंबाई का योग है वो 20 है। तो अगर यहाँ पे आप 20 रखिएगा तो ये 20 उधर जाके घट जाएगा, तो यहाँ से 38 आ जाएगा। सही है ना? तो ये 38 आ गया, समांतर भुजाओं की लंबाई का योग आ गया। अब क्षेत्रफल दिया हुआ, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 152 दिया हुआ है, और क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा का योग आया अभी 38 और ऊंचाई h मान लीजिए। बस इससे आपका निकल जाएगा 19 से 8 बार में। हाइट, हाँ, हाइट ये होता है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच जो लंबविक दूरी होता है उसी को हाइट बोलते हैं। तो हाइट आपका कितना आ जाएगा? 8, यानी 8 नहीं है तो डी आपको मारना होगा। अगले क्वेश्चन, हाँ इस क्वेश्चन को देखिए। कराए इसका मान क्या होगा? ये क्यूब रूट निकालना है। अब दोनों का क्यूब रूट ही निकालना है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं दोनों को इस तरह से। तो ये है -23, जीरो को साइड कर दीजिए फिलहाल। आई 529 23 का स्क्वायर है, उसको आप 23 गुना 23 दो बार लिख सकते हैं, और 3 जीरो को आप साइड कर सकते हैं। अब क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 जीरो का तो 1 जीरो हो जाएगा, और 3 को 23 का 1 23, माइनस का तो माइनस से रहेगा, यानी इसका क्यूब रूट हो जाएगा -230। अगला क्वेश्चन पढ़िए। आंकड़ों के परिसर, बहुलक और माध्यक। ठीक है, सबसे पहले जो भी आंकड़ा में अगर खासकर माध्यक की बात करता है तो उसको अरेंज कर लेना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको असेंडिंग में लिख लीजिए। सबसे पहले कौन लिखाएगा? जीरो लिखाएगा। जीरो के बाद कौन लिखाएगा? 2, फिर 2 लिखा जाएगा, फिर 2 है, 4 गो 2 है, उसके बाद 3 कितना है? 2 है, फिर 4, 3 गो है, और एक बाद में 7 है। 7 भी है, 7 है। अब आप सुनिए, अगर इसका परिसर यानी रेंज पूछ रहा है तो परिसर तो आप सब जानते हैं कि हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कर देते हैं, तो हाईएस्ट 7 है और सबसे छोटा 0 है, तो परिसर 7 आएगा। अगर बात माध्यक की करें, बहुलक और माध्यक भी ना निकालना है। अगर बात माध्यक की करें तो माध्यक होता है बीच वाला। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है कि 11 है, यानी बीच में कौन होगा? छठा। 5 इधर निकल जाएगा, 5 इधर निकल जाएगा, 5 उधर निकल जाएगा, तो बीच में कौन बच जाएगा? 3। तो माध्यक 3 हो जाएगा। और रही बात माध्य निकालने का,
तो माद का मतलब होता है टोटल जोड़ करके गिनती करके भाग। तो ये हो जाएगा 2 चौ 8 और 6 14 12 26। बहुलक निकालना है ना? नहीं नहीं, माद माद तो तीनों का निकालना है ना, यहाँ बहुलक निकालना है। तो बहुलक इसका निकालिए मोड, सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट करे। हाँ, अब ये तीनों का आपको माद निकालना है। तो 7 3 2 सबको जोड़कर 3 नंबर बन गया था, 3 से भागा था। 7 3 10 2 12/3 का मतलब 4। अगला क्वेश्चन, बनाइए। कह रहा है सेक 15 थीटा बराबर कौसेक 15 थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा? कभी भी इस तरह से बराबर रहे और थीटा 0 और 90 के बीच रहे। 0 नहीं, न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 15 थीटा, ये सब 90 से क्या रहेगा? कम रहेगा। तो जोड़कर आपको 90 डिग्री के बराबर कर लेना है। तो 15 15 30 थीटा, तो 30 थीटा बराबर हो जाएगा 90, यानी थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 3 डिग्री। समझे? या नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका है कि सेक थीटा को हम लिख सकते हैं कौसेक 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की जगह 15 थीटा, और ये हो जाएगा कौसेक कितना? 15। कौसेक से कौसेक हट जाएगा ना, तो हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 90 डिग्री माइनस 15 थीटा बराबर 15 थीटा। इससे भी सोल्व करिएगा तो वही हो जाएगा 30 या 90, इसलिए एंगल को जोड़कर 90 कर दीजिए। इसको करिए। बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करने में 10 सेकंड का टाइम लेती है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड। रेलगाड़ी की लंबाई, चाल देखिए रेलगाड़ी का सेम होगा, क्योंकि वही चाल से क्या होगा? खंभे को पार करेगी और वही चाल से प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर होगा। तो चाल का जो फार्मूला होता है, रेलगाड़ी के चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो जब खंभे को अगर पार कर रही है, मतलब रेलगाड़ी खुद अपने लंबाई को पार कर रही है, तो उसका लंबाई r मान लीजिए, अब वो 10 सेकंड में, दूरी बटे समय यानी चाल। फिर दूसरा बार में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जिसमें दो दूरी हो गया, एक तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई ले लेगा और दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर दोनों को आप ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा r + 200, और इसको कई सेकेंड में? 20 सेकेंड में। बस सोल्व करिए, r निकल जाएगा। तो 10 से एक बार में, 10 से दो बार में, 2r 1r घट के आ जाएगा r। रेलगाड़ी की लंबाई कितना आ जाएगा? 200 मीटर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। बोल रहा है एबीसी अकेले किसी कार्य को 8 12 15 दिनों में कर सकता है। कभी भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखें इस टाइप से, तो आप सबसे पहले एफिशिएंसी लिख लीजिए। इफिशियंसी मतलब एक दिन में किया गया काम का अनुपात। तो काम कुछ ऐसा मानिए जो 8 12 15 के टेबल में आ जाए। सबसे अच्छा 120, 8 से भागा देंगे 15 बार में, 12 से 10 बार में, 15 से 8 बार में। हमने टोटल वर्क कितना मान लिया? 120। अब देखिए, जब साथ करता है, कुछ दिन बाद छोड़कर चला जाता है, तो खासकर इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होता है। लेकिन ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा। वो साथ कराएगा, फिर भी आपको अलग अलग रखना है काम को, या साथ भी रख सकते हैं। दोनों तरीका से मैं बना देता हूँ। जैसे यहाँ क्या करा है, ए और बी मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद कार्य करने के बाद काम छोड़ देता है। कौन? ए। काम मान लीजिए पूरा डी दिन में समाप्त हुआ होगा, वो एक साथ करता है, लेकिन आप क्या करिए, अलग अलग रखिए। ए का पूरा टाइम अलग से करवाइए, अलग से करवाइए, सी को अलग से करवाइए। तो जैसे 2 दिन बाद छोड़कर चला गया, कौन? ए चला गया। क्या बोल रहा है? ए 2 दिन बाद छोड़कर चला जाता है, यानी ए मात्र 2 दिन काम किया है, बस, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। अब ए का काम खत्म, वो चला गया अपना घर। आपने माना था कि काम पूरा कितना दिन में समाप्त होगा, तो डी दिन में तो 2 दिन काम हो चुका है, हाँ या नहीं? तो अब क्या होगा, इसके पश्चात सी सम्मिलित हो जाता है। तो सी सम्मिलित हो जाता है,
जो कार्य की समाप्ति तक साथ मिलकर कार्य करता है, बाकी ए के बाद बी सी दोनों मिलकर के। यानी अब हम बता सकते हैं कि इसमें जो है बी और सी तो भाई लास्ट तक अब करेगा, यानी लास्ट तक करेगा। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर काम डी दिन में समाप्त होगा तो डी माइनस 2 काम करेगा और सी भी करेगा डी माइनस 2 दिन तक काम, इस तरह से। हाँ, 2 दिन बाद देखिए ए और बी मिलकर, हाँ ए जो है 2 दिन, ए पूरा टाइम करेगा, नहीं ए और बी मिलकर कार्य शुरू किया, परंतु ए 2 दिन बाद कार्य करने के बाद चला गया ए और बी पूरा टाइम रहा, बी पूरा रहा। तो यहाँ पे जो -2 लिखे हैं ना, ये नहीं होगा, ध्यान से सुनिए। हाँ, तो ये पूरा डी हो जाएगा क्योंकि ये पूरा दिन किया है और ये 2 दिन काम खाली करेगा, कौन? सी। इसे सोल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, समझिए। तो 15 दूना 30, 30 और 8 दूना 16, तो माइनस में 16, तो 30 में 16 घटेगा 14, 14 इधर आके घट जाएगा यानी 106। अब बटा करिएगा कितना? 18। तो डी का ही तो वैल्यू निकालना है, नहीं कितना दिन में काम समाप्त हुआ। तो ये 53 बार में और ये 9 बार में, यानी 9 छक 54 ज़्यादा हो जाएगा, 9 पचे 45 और 53। एक ये तरीका है। दूसरा, इसको लिखने का और भी सुंदर तरीका है, मतलब सुंदर तो ये भी है, दोनों ठीक है। काम अगर मान लीजिए कि 120 यूनिट है, ये है, तो ये बोल क्या रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य शुरू किया, तो आप ए और बी मिलकर कराइए। 15 10 25। ये काम एक साथ कै दिन चला? उसके बाद कौन भाग गया? ए चला गया, तो बचा कौन? अब बी और सी साथ करेगा, तो 10 और 8 18। अब मान लीजिए काम ही डी दिन तक किया होगा। देखिए वहाँ डी हमने पूरा माना था काम को, आप चाहें तो यहाँ भी पूरा मान सकते हैं। तो जिसमें 2 दिन ऑलरेडी हो चुका है तो डी माइनस 2 दिन और करना रहेगा, इससे डायरेक्ट आपका डी का ही आंसर आएगा। जैसे 2 दिन तो काम हो चुका है ना इसमें, अब पूरा काम हमने मान लिया कि डी दिन में समाप्त होगा, डी माइनस 2 हो जाएगा, तब 50 घट जाएगा तो 70 और फिर 36 घट जाएगा, नहीं 36 जुड़ जाएगा 106, वही चीज आएगा ना। दोनों में आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे काम करिए, और जब तक खुद से नहीं बनाइएगा नहीं पता चलेगा। इसलिए यहाँ सीखिए और इस टाइप के क्वेश्चन को उठाइए और बनाना चालू करिए। देखिए क्या बोला जा रहा है, 12 संख्याओं का औसत 15 है, एक संख्या 41 को शामिल कर लिया जाए तो 13 संख्याओं का औसत क्या होगा? 12 संख्याओं का औसत 15 है तो योगफल कितना हो जाएगा? 12 गुना 15। एक संख्या 41 आपने शामिल किया था, 12 और एक 13 संख्या हो गया, तो 13 का औसत कह रहा है। लेकिन यही नंबर बड़ा रहेगा तो कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा, तो आपको एवरेज का तरीका पता होना चाहिए। अगर 12 संख्याओं का औसत 15 है और यदि एक संख्या है जो 41 है, तो पूरे 13 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो यहाँ से भी आप मान लीजिए औसत 15, तो 15 माने, लेकिन यहाँ है 41, कितना ज़्यादा है? 26। अब बटा 12 1 13 के लिए, यानी 15 और 2 17। सही बात है ना? डी नंबर। इससे भी करिएगा तो वही आएगा, कितना आ जाएगा बताइए? 180 और 41 कितना आया? अच्छा, 13 से भाग दीजिए, 13 से एक बार में, और 63 91। बात समझे कि नहीं? तो आपको दोनों तरीका समझ के रखना है। इसको पढ़िए। एक व्यक्ति 280 कुर्सी को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, टाइम भी कम लगेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 2 सेकंड में आंसर। खाली वहाँ पढ़िएगा, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर हानि, यही रहेगा। तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो आपको रेशियो किसका लिखना है? विक्रय मूल्य और लाभ का। तो बड़ा वाला जो रहेगा वो विक्रय मूल्य में डाल देना है, छोटा वाले को लाभ में। दो ही तो डेटा है यहाँ पे। अब इसको काट लीजिए,
35 से एक बार में, 35 से 7 बार में, सही है ना। तो अगर आप 7 में बेचें और कह रहे हैं हमको 1 का फ़ायदा हुआ है, खरीदे कितना में होंगे? 6 में खरीदे होंगे, तभी ना 1 का फ़ायदा 7 में बेचेंगे। ख़त्म हो गया बात इसका। पूछ रहा है लाभ प्रतिशत बताइए। क्रय मूल्य नीचे, लाभ ऊपर, गुना 100, 50/3 यानी 16 सही 2/3%। अगला क्वेश्चन, इसको करिए। ये तो सही ही है, बेकार चेंज करते हैं। करा किसी धनराशि का साधारण ब्याज किसी दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 750 है और 7 साल में 900 है, कितना बढ़ गया? 150। अब तो बढ़ गया है 3 साल में, 4 साल से 7 साल, तो 3 साल में 150, तो 1 साल में, तो 1 साल में 50, वही तो ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज बता दीजिए कितना होगा? 50 रुपया। अगर 1 साल का ब्याज 50 निकल गया तो मूलधन निकालना है ना मुझे। तो कोई राशि 4 साल में 750 हो जाता है, तो 1 साल में ब्याज 50, तो 4 साल में 200, तो 200 ब्याज रहा होगा यानी मूलधन 550, तो मूलधन निकल गया 550। अब जल्दी से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए, है ना। तो मूलधन नीचे, 1 साल का ब्याज कितना है? 50, अब परसेंट में लाना है 100 से गुना, बस सोल्व कर दीजिए, आंसर हो गया। 5 से 11 बार में यानी 9.1/11%, सी ऑप्शन। इस सवाल को करिए। आप चाहें तो वैल्यू पुट कर सकते हैं और चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं। मैं सोल्व भी कर देता हूं। दोनों में एलसीएम लीजिए। 8, x कॉमन ले लीजिए तो x³ - 1 है और वो 4x³ - 1 है। यहाँ x² होगा ना। इसको थोड़ा सा आप तोड़िएगा तो 4 a³ - b³ का फार्मूला क्या होता है? a - b × a² + ab + b²। यानी मैंने ये इसके बदले वो लिख दिया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, रुक जाइए। a² - b² का फार्मूला होता है ना a + b × a - b, और वो वाला नंबर बना 4 × x - 1 × x² + x + 1। अब ये दोनों में आपको एलसीएम लेना है। तो पहले 8 और 4 का एलसीएम 8 होता है, x का एलसीएम x से रहेगा, है ना। अब अंदर में आइए, यहाँ x - 1 मैच कर रहा है, तो इसका एलसीएम x - 1, लेकिन x + 1 मैच नहीं कर रहा है, फिर भी होगा। उसके बाद वो बच गया, वो भी होगा, तो ये हो जाएगा 8x × a² x² - 1 x² + x + 1। ये होगा कौन सा ऑप्शन? बहुत सा को लगेगा कि हमको नहीं दिमाग काम करेगा उस टाइम, जैसे आप इतना जल्दी जल्दी कर देते हैं। तो आप सबसे अच्छा क्या करिए, वैल्यू पुट कर लीजिए, उसके बाद एलसीएम निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आंसर आएगा। तो मैं आपके मध्य ध्यान रखते हुए मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ से इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है, साइड में बना देते हैं। हम बोल रहे थे कि इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, x का कुछ वैल्यू ले लीजिए। जैसे अगर हम 1 लेते हैं तो 1 से काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकता है, बेहतर होगा आप 2 ले लीजिए। तो अगर आप 2 ले लीजिएगा, छोटा लीजिए भाई, छोटे कर देते हैं, लेकिन लिखल का तो हमारा गायब हो गया ना जी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि छोटा नहीं करवाइए। ठीक है, आ ही जाना था। अब एक बात बताइएगा आप थोड़ा सा, कि अगर 2 पुट करिएगा तो 2 का क्यूब 8, 6, 6 × 8 = 48, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 48, और यहाँ पे 2 पुट करिए, 2 का क्यूब 8 में से 1 गया 28। अब 48 और 8 का खाली एलसीएम लेना है बस। इसमें पहले काट के छोटा कर ले, जैसे कट रहा है कितना से, 4 से, 4 से 7, और 12 × 7 = 84, तो ये आ जाएगा 84 × 4 = 16 और 8 × 4 = 32 और 1 = 33।
336 आ गया एलसीएम, 336 आ गया एलसीएम, तो ऑप्शन में जरूर कोई होगा जिसमें 336 आएगा। आप एक्स का वैल्यू रखिए, जो 336 देगा वही आंसर। तो मेरा जो आया उसी में मैं रख लेता हूँ, यहाँ रखिएगा, आप नहीं आएगा। यहाँ जब रखिएगा एक्स के जगह कितना रखिएगा, 2, तो 8 दूना 16, और 2 का स्क्वायर 4 में 1 गया 3, 16 48, और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 2 6 1 7, 48 गुना 7 ही तो किए थे, तभी ना आया था 336। देखें आप, 48 गुना 7 करिएगा तो यहाँ 336 दे रहा है, और मैं नंबर माना उसका भी एलसीएम 336 आ रहा है। तो इतना करने की क्या ज़रूरत है, कभी कभी दिमाग नहीं काम करे, वहाँ वैल्यू पुट करिए और उसका एलसीएम निकलिए, अपना अनुसार से क्वेश्चन को कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। अब इसको करिए क्लियर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सी द्विघात समीकरण है। देखिए द्विघात समीकरण रहेगा कब, जब पावर 2 रहेगा, 2 के अलावा माइनस पावर आ जाए, 3 पावर आ जाए, वो द्विघात नहीं रहेगा। इसको अगर देखिएगा तो नीचे से ऊपर जाके माइनस पावर बना देगा, इसलिए नहीं होगा, नीचे से ऊपर जाके माइनस पावर बना देगा। ये हो जाएगा क्योंकि 2x स्क्वायर में x स्क्वायर, यहाँ 3 पावर है, 3 पावर वाला वैसे भी क्यूबिक हो जाएगा। तो आपका केवल 3 सही है, बी ऑप्शन। चलिए आगे, इसको करिए। एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि और त्रिज्या में 10% की कमी कर दिया जाएगा तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, ये पहले बताइए। 2 पाई आर एच R1 H1 और 2 पाई R2 H2। 2 पाई तो वैसे भी कांस्टेंट है। पहले त्रिज्या कुछ मान लीजिए, करा ऊंचाई में 15% की वृद्धि, यानी ऊंचाई पहले 100 रहा होगा तो नया ऊंचाई 115 हो गया होगा, और त्रिज्या में 10% की कमी, त्रिज्या पहले 100 रहा होगा तो 10 कम होकर के 90 हो गया होगा। बस ये दोनों का रेशियो ले लीजिए, खत्म हो गया, काटिए। हालांकि पहले ही फ्रैक्शन ले लेते तो और अच्छा रहता। 5 से कट गया 2 बार में, और 5 से कट गया 23 बार में, इधर हो गया 200 और उधर 207। 2 से काट दीजिए तो 100 बार में, या 2 से काटिएगा तो 100 3.5, तो 100 से 3.5 ज़्यादा, वही तो वृद्धि कहलाएगा, 3.5% हो गया आंसर। इसको करिए। पढ़िए, पहले इसको तोड़िए, एलसीएम लीजिएगा या 3x से सबको गुना करे थी, 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x, और यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 5x बटा 6x स्क्वायर प्लस 1 के जगह क्या लिख सकते हैं, 15x प्लस 20x, तो 5x बटे 35x, 5 सत्ते 35, 1 बटा 7, यानी कौन सा ऑप्शन, डी। अगला क्वेश्चन, एक समूह का माध्य और माध्यिका दिया हुआ है और बहुलक पूछ रहा है। बहुलक का फार्मूला होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक होता है। फार्मूला याद रखिए, माध्यक में ज़्यादा है, देखिए माध्यक, माध्य में कम है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला रहेगा। कुछ लॉजिक बना लीजिए। अब देखिए, तो माध्यिका हो जाएगा आपका कितना 9, और माध्य हो जाएगा 8.9। बस सोल्व कर दीजिए। 9 तिया 27 में 9 दूना 18, 8 दूना 16, 1 17, 27 में 18 घटाइएगा 9.2, बी ऑप्शन। ये सवाल को करिए। चलिए, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ABC बाई एक्स, एक्स नहीं होगा इसमें, कि मान दिया हुआ है, ABC का मान दिया हुआ है और कथन बताना है कि कौन सा सही होगा।
ए का मान दिया हुआ उसको आप पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करिए। आओ धीरे, 1 2 2 333 है और 7। बी का वैल्यू कितना देल है? सबसे छोटा 3 हो जाएगा, 5 5 7 8 9, 2 2 4 2 6 1, क्योंकि 7 नंबर है लगता है नहीं। फिर सी का वैल्यू बताइए। 2 3 4 7 11, 2 2 4 2 6 1 7, सही है। अब ये बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप करिए क्या, कह रहा ए का माद सी के बहुलक के बराबर है। तो ए का माद मैंने कितना आ जाएगा, 7 3 10 3 13 3 16 2 18 2 20 1 21 बटा 7 यानी 3। तो ए का माद तो 3 आ जाएगा। और सी का बहुलक, तो सी में बहुलक आइए सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 4। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है सी का माद बी की माध्यिका के बराबर है। तो सी का माद निकालिएगा, 4 या 12 5 17 17 और 16 33 बटा 7 यानी 11। तो सी का माद 11 आ जाएगा और बी की माध्यिका, तो बीच में कौन आएगा, 7। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। उसी तरह से इसको चेक करेगा तो ये भी नहीं बराबर होगा, तो डी हो जाएगा। इसको देखिए, पढ़िए। कह रहा है चित्र में ए बी पैरेलल सीडी है, ए बी पैरेलल सीडी है और डीपीएल जो है आधा है एनपीओ के, एनपीओ का आधा है, यानी एक्स है तो 2x होगा, तभी तो उसका आधा होगा। किसका? अभी जस्ट उसका डी ही ऑप्शन होता है, कन्फर्म। 35 नहीं, वहाँ 33 होगा, ठीक है, 33 या 35 होगा, जो भी होगा 35 से होगा। 35 बटा 7 करिएगा तभी नहीं बराबर आएगा, नहीं बराबर आएगा। वो अलग बात है कि हम 33 बोल दिए होंगे, लेकिन फिर भी बराबर, डी ही ऑप्शन होगा। अब आप देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, एरर है। यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर बोलना चाहिए था, समझे? हाँ, इस पर परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में, तो इसमें एरर है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। और अगर इसका ये आधा है, नहीं वो तो हो ही गया, एक्स है तो 2x हो गया। एनपीओ डीपीएल जो है एनपीओ का आधा है, एनपीओ का आधा हुआ ना, 2x है तो x है, ठीक ना। और ये भी 90 दे रखा है। इस क्वेश्चन में बहुत बड़ा एरर है। हाँ, नहीं सोचना नहीं पड़ेगा, हम बता रहे हैं ना, आप ये बात को समझिए। क्योंकि ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, तो 90 और 60 तो ये भी 30, यानी x बराबर कितना होना चाहिए, 15। अगर इस तरह से करिएगा तो 15 दूना 30, कितना आ जाएगा ये, या नए भी 90 रहेगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा, उसका ज़रूरत नहीं है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इधर जोड़कर 180 होगा, तो इससे तो मेरा x का वैल्यू निकल ही जाएगा, तो x का वैल्यू 15 निकल जाएगा। ये आंसर 15 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एरर है कि ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, तब 15 आएगा। और यहाँ अगर 90 होगा तो इसका वैल्यू 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 नहीं 30। तो या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो इस पर परपेंडिकुलर होगा। तो ये क्वेश्चन में देना भूल गया है, लेकिन जो आंसर दे रहा है 15 डिग्री, तो 15 डिग्री तब हो सकता है जब पीओ परपेंडिकुलर रहेगा इस पर। कहाँ लिखा है? कहीं पर लिखा है कि परपेंडिकुलर है? नहीं तो हमें तो सोचना नहीं अपने मन से, क्वेश्चन में एरर है, अपने मन से नहीं सोच लिए कि ये परपेंडिकुलर होगा, वो देना भूल गया है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि देखने में परपेंडिकुलर लगे तो उसको हम परपेंडिकुलर बना देंगे। चलिए ये सवाल को करिए। त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडीबी सीएफ, इसको अलग है, जी पर काटती है, तब कौन सा कथन सत्य होगा? ये वाला सत्य होगा।
कितना, बहुत सारे को याद होगा, कहेंगे हमको नहीं याद रहेगा, ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो माध्यिकाओं के योग का 4 गुना, भुजाओं के योग के 3 गुना में माध्यिका वाला बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इधर 4 है। याद कैसे रखिएगा, 4 बड़ा है 3 से, तो याद इस तरह से रखना है। दूसरी बात, अगर नहीं याद रख तो कैसे बनाएंगे? अगर हम बनाएंगे कि 2 भुजाओं का योग तीसरा से बड़ा होता है, इक्वेशन मान मान के फिर हम जोड़ने जाएंगे, तब तो मेरा 2-3 मिनट टाइम खराब चला जाएगा, और हमें तो 30 सेकंड के अंदर कर लेना है सवाल को। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग ट्रायंगल लीजिए, आप सुविधा अनुसार से एक नया ट्रायंगल खोज लीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बेस्ट ट्रायंगल माना इसलिए जाता है क्योंकि उसमें तीनों भुजाएं बराबर होता है, तीनों माध्यिकाएं, ऊंचाई सब कुछ बराबर होता है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप इक्विलैटरल ट्रायंगल लेकर के बना दीजिए, एकदम 110% सही जाएगा। तो आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर लीजिएगा और उसका प्रत्येक साइड कुछ भी मान सकते हैं, जैसे आप साइड मान लीजिएगा, प्रत्येक साइड मान लिया जाए कि आप मान रहे हैं 2, प्रत्येक साइड 2 cm मानिएगा, तो इसका जो हाइट बनेगा √3/2 गुना 1 भुजा, तो √3 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ऊंचाई निकाल दिए। अब ए बी बी सी सी सब बराबर है, एक साइड 2 है, तो 2 6 6 3 18, तो इस पर वैल्यू 18 आ रहा है। वहाँ तीनों ऊंचाई को जोड़िए, तो √3 √3 √3 3 √3, तो 3 चौके 12 √3, और √3 का वैल्यू रखिएगा 1.732, तो ये पक्का उससे बढ़ जाएगा, क्योंकि वैसे भी 18 ज़्यादा आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया। ये गलत हो जाएगा, जैसे ADBCF छोटा वाला तो हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी यही चीज़ है, इसी को उलट के यहाँ लिखा है, तो ये तो बड़ा है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ 3 से अगर गुना करिएगा, 3 से नहीं, इसको जोड़ने पे कितना आ रहा था, 3 √3 में 3 से तो 9 √3, इधर 4 से अभी हम कैलकुलेशन करिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी 2 2 2 6 4 24 आ जाएगा। अगर ये 2 भी रहेगा तब भी ये जो है यही बड़ा हो जाएगा, इधर बड़ा बता रहा है, इसलिए गलत है। क्या आप मेरी बात को समझे? तो आप वैल्यू पुट करके बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ज्योमेट्री में बहुत सारे सवाल हम ऐसा बताए हैं जिनको स्टूडेंट छोड़ दिया करते हैं एग्जाम में, लेकिन अब नहीं छोड़िएगा, उनको वैल्यू पुट करके बना लीजिएगा। इसको करिए। कराए बराबर आधार पर BC पर 3 समद्विबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, तब कौन सा कथन सत्य है? सबसे पहले अगर आप एक आधार बनाते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, आधार BC है, अब इस पर 3 त्रिभुज आप बना रहे हैं। कौन कौन त्रिभुज? एक त्रिभुज बना रहे हैं PBC, एक त्रिभुज आपने बनाया PBC, दूसरा त्रिभुज आपने बनाया QBC, और तीसरा त्रिभुज आपने बनाया RBC। याद रखना है, तीनों एक सीध में रेख होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि सब त्रिभुज इधर वाला उधर के साथ कांग्रुएंट होगा, तो ये तभी संभव होगा जब ये तीनों के तीनों क्या रहेगा, एक सीध में रहेगा, समझ रहे हैं? तो ये सब के सब PQR सब एक सीध में रहेगा, जिसको कॉलिनियर बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन में, हाँ, संरेख। तो कौन सा कथन सत्य है? तो कह रहा है PQR इस प्रकार है कि हमेशा, वो सब नहीं होगा, PQR संरेखीय, हाँ ये सही है, संरेखीय वाला, यानी केवल 2 है, केवल 2 सत्य है, यानी C ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन। इसको कैसे करिएगा? कह रहा है इसके मूल बताइए, मैंने सोल्व करने कह रहा है। तो आप सोल्व जब करिएगा इसको, तो 8 को 2 टुकड़ा बनाइए, 8 से 6 लाइए, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 6 हो जाएगा ना। तो -4 उधर जाके +4, गुना में 2, माइनस में 2 उधर जाके प्लस में 2, और 8 से भाग दीजिएगा। यहाँ x रहता था, यहाँ सेक है, उसे क्या दिक्कत है, सेक थीटा निकलेगा। तो सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 1/2। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि सेक थीटा का वैल्यू ये सब होता नहीं है। सेक थीटा का वैल्यू इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, H/B, यानी ऊपर हाइपोटेनस और नीचे बेस,
और ऊपर हाइपोटेनस ही छोटा दे रखा है, बेस को ही बड़ा कर रखा है, इसलिए इसका ये सब आंसर पॉसिबल नहीं है। तो कह रहा है कि मूल है क्या है, तो इसके कोई भी मूल नहीं है। यानी द्विघात समीकरण के मूल क्या है, मूल मतलब समझ रहे हैं आंसर। ये नहीं पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मूल बताइए, नंबर ऑफ रूट्स, तो जीरो मत मार दीजिएगा, डी मारिए। इसका कोई भी मूल, कोई मूल्य नहीं है, मूल्य नहीं मूल्य, मूल्य और मूल में अंतर हो जाएगा। चलिए इसको करिए। बोला जा रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप 4a है तो विकर्ण की लंबाई x और y है तो क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 4a से कोई मतलब यहाँ नहीं है। चलिए इस सवाल को करिए। यदि इतना बराबर इतना है तो उस सब का वैल्यू कितना होगा। पाई की जगह 180 यानी 120, कॉस 120 का वैल्यू बताइए। 90 में मत कभी मत तोड़िएगा, 180 में तोड़िएगा, क्योंकि 180 में, लेकिन 120 डिग्री जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में ही माइनस हो जाएगा। कॉस 60 का वैल्यू -1/2, तो ये कितना था, ये 2π/3 था ना, कॉस -1/2 आ गया, इसका वैल्यू -1/3 से इसको भाग करिए, 60 चौके 240। क्यों? 180 को 60 से, 60 गुना 180 कर ना दिए, 120 तो कर ही दिए। अब यहाँ देखिए 180 तो 60 चौके 240, कॉस 240 का वैल्यू लाइए, 240 180 के नज़दीक है, तो 180 से कितना ज़्यादा है 60, तो ये तो कॉस थीटा होगा। लेकिन ये जा रहा है अभी कौन क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में भी इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस ही होगा, तब माइनस का भी 1/2 होगा। जेड सब बराबर है, सबके सब बराबर है, तो हम कर क्या सकते हैं, 2 से सबको गुना कर दीजिए, तो ये 2x 2 से करिएगा तो -y और -z, बराबर है तो गुना कर सकते हैं, उससे क्या दिक्कत है। और सबके सब बराबर है तो ऐसा करिए, इतना बराबर आप k मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, है ना, या आप वहाँ रेशियो भी लिख करके वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए k ही मान लीजिए, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा ky2, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा -k, और z का भी वैल्यू -k। ठीक, अब वहाँ पे आइए सोल्व करिए, x इंटू वाई बताइए क्या होगा, तो गुना करेगा तो -k² हो जाएगा। y इंटू जेड बताइए, y इंटू जेड +k², और z इंटू एक्स बताइए, प्लस में k² कि माइनस में k², यही आएगा क्या, जेड एक्स, तो जेड के जगह -k, तो -k², है ना, तो -k² -k² हो जाएगा, और +k², कट के क्या आ जाएगा 0, यानी बी ऑप्शन। चलिए इस सवाल को करिए जी। अल्फा बीटा समीकरण के मूल है तो बताइए क्या होगा। एक बात बताइए, क्या वो टूट रहा है, 3 दूना 6 से 6 आप नहीं ला सकते हैं, टूटेगा नहीं। तो आप करिए क्या, निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a यानी 3, और अल्फा इंटू बीटा c/a। अब इसको सॉल्व करिए। अब इसमें एक चीज़ और निकाल लीजिए, काम देगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो 3 का स्क्वायर 9, और अल्फा इंटू बीटा 3/2 यानी 6 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, इसमें एलसीएम ले लीजिएगा अल्फा बीटा, तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक बार लिख देता हूँ,
प्लस 3 इंटू ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बटे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6। अब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना 3/2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया 3। अब बटा अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2। जल्दी से सॉल्व करिए फास्ट। तो ये हो गया 4 6 3 6 4 10 3 13 बी ऑप्शन। ये सवाल को करिए। कह रहा है 15 cm लंबी कोर वाले घन को एक आयताकार बर्तन की पानी में पूरा डुबा दिया गया है, तो बर्तन की तली की लंबाई 20 और चौड़ाई इतना है, तो पानी की सतह में कितना वृद्धि होगा। जितना वृद्धि होगा है ना उसको अपना आयतन के बराबर वृद्धि होगा। तो जो गोली डाल रहे हैं उसका आयतन और बढ़ा हुआ जो आकृति होगा उसका आयतन, तो वही शेप लेके बढ़ेगा, मतलब आयतन बराबर कर दीजिए। तो 15 cm लंबी कोर वाले घन का आयतन होता है भुजा और उसका आयतन लंबाई गुने चौड़ाई 15। हाइट पूछ रहा है क्या होगा, जो बढ़ रहा है हाइट वही वाला हाइट निकलेगा। हाँ घनाभ का लिए पहले से उसका कितना ऊंचाई है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे आप ये बात को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। मान लीजिए कि पानी यहाँ तक रहा होगा, पहले हम थोड़ा सा फिगर दूसरा ढंग से बना देते हैं। आप एक काम करिए, जैसे हम एक घनाभ हम बनाते हैं है ना, पूरा घनाभ बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन चलिए आप घन बन गया, क्या दिक्कत है, घन बन गया, ये घन है, आप ऐसा मानकर चलिए। इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो घन हो जाएगा, 3D में हो जाएगा। 3D करना थोड़ी हार्ड काम है, ऐसे कर देंगे तो 3D हो जाएगा। अब इसमें मान लिया जाए कि पहले से पानी रहा होगा इतना तक, ठीक। अगर ये पहले से पानी रहा होगा, पहले से ही पानी रहा होगा, अब आपने कुछ इसमें डाला तो पानी का लेवल यहाँ बढ़ गया। तब पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो लंबाई चौड़ाई तो इसका वही रहेगा, परिवर्तन होगा तो खाली ऊंचाई में। तो यहाँ से एक नया घनाभ हो गया, तो ये नया घनाभ का आयतन पहले क्या है, आयतन उससे मतलब नहीं है, इसके कारण डालने के कारण जो बढ़ा है, ये जो नया घनाभ बन रहा है इसका आयतन बराबर उसका आयतन, हो गया बात खत्म। तो यही तो यहाँ की है। 15 से 15 काट दीजिए, 5 तिया 15 5 24 45/4। 45/4 का मतलब जानते हैं कितना होता है, वही होगा जो ऑप्शन में नहीं है, यानी डी ऑप्शन। सही बात है। 45/4 11 × 44 12 × 48 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसको करिए। करा इसके मूल समान है तो बताइए कौन सा रिलेशन सही होगा। मूल समान होने का मतलब होता है d बराबर 0। हालांकि वैल्यू भी पुट करके हम बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें। तो हाँ नहीं, इसको परफेक्ट स्क्वायर, जब मूल समान होता है ना तो एक परिपूर्ण वर्ग बनाता है, तो होल स्क्वायर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते उससे कंपेयर कर देते, लेकिन उसमें भी आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल है यहाँ पे। इससे बढ़िया आप सोल्व कर दीजिए, उसे जल्दी कर दीजिएगा। तो d बराबर 0, तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac। b होता है x का कोफिशिएंट, तो b² - 4ac, तो a होता है x² का कोफिशिएंट, यानी 1 + m², और c हो जाएगा c² - a²। इसको सोल्व करिएगा तो एक रिलेशन आ जाएगा, समझे। तो हो जाएगा 4m² c², इसको 1 से गुना करिएगा तो c² - a², और फिर m से गुना करिएगा तो m² c²। आप उसको उधर भेज दीजिए, और नहीं तो 4 कॉमन लेकर उड़ा दीजिए, तो m² c², आई ब्रैकेट को भी तोड़ दीजिए, तो c² + a² - m² c²,
प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, 4 कॉमन लेके ख़त्म कर दिए। अब इसको काट दीजिए खाली बस, एम स्क्वायर सी से एम स्क्वायर सी कट जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप देखिएगा तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस जा, अब इस टाइप का है ऑप्शन में, ए स्क्वायर बराबर, ये तो हो नहीं सकता है, सी स्क्वायर अगर करना चाहें तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ये कॉमन ले लीजिएगा। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है क्या? या तो हम सी स्क्वायर से तो ये नहीं आएगा ना, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस एम स्क्वायर है, ये तो है ये वाला, सही तो आ रहा था। देखिए यहाँ पे समझिएगा, माइनस में इधर जाके प्लस, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा ना तो 1 प्लस एम स्क्वायर, तो वही ना हुआ, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, बी ऑप्शन। पढ़िए, पी क्यू आर एस 4 असमतलीय बिंदु है, इनमें से किन्हीं 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतलों की संख्या। टोटल 4 है, या 4 में से 3 का हमें ग्रुपिंग कर बनाना है, तो कॉम्बिनेशन लगा लीजिए 4C3, 4C3 बोलिए, या 4 में से 3 या 4C1 बोलिए। अब 4C1 का मतलब 4 होता है, या नहीं तो इसका मतलब ऐसे समझिए, 4C3 का मतलब नीचे 3 है तो 3 तक घटते जाइए, और फिर 3 2 1, सही है ना, तो इससे ही कट जाएगा और इससे ही कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4। बहुत अच्छा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बिजली का इशू है, लेकिन अभी चल रहा है, जब तक चला लेते हैं इसको। हमको लगता है कट जाएगा, इससे अच्छा इसको बंद कर दे, नहीं कुछ चार्ज भी तो हुआ होगा, नहीं तो वीडियो फिर अपलोड ही ना हो पाएगा, कट जाएगा। देखिए कह रहा है 2 वृत्त इस प्रकार है कि एक का केंद्र दूसरे की परिधि पर स्थित है, तो 2 वृत्त इस प्रकार है कि एक का केंद्र दूसरे की परिधि पर स्थित है, मतलब ये इसका केंद्र है, ये इसका केंद्र है, थोड़ा केंद्र बहुत दूर चला गया, तो पूछ क्या रहा है, ये होता है उभयनिष्ठ जीवा, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या से अनुपात बताइए क्या होगा। तो आप मान लीजिए कि दोनों वृत्त की जो त्रिज्या है वो आर है, ठीक है, क्योंकि 2 वृत्त इस प्रकार है कि एक का केंद्र दूसरे की परिधि पर स्थित है, हाँ ठीक है, दोनों वृत्त जो है समान है, क्वेश्चन में ये दे रखा है, यहाँ नहीं लिखा है बढ़िया से, लेकिन 2 समान वृत्त है, तो ये आर हो जाएगा। आई इस सेंटर से ही परिधि की दूरी रेडियस कहलाता है, आई जो है ना ये समद्विभाजित करता है, यहाँ 90 डिग्री भी बनाता है, ये सब ऐसे होता है बराबर, तो ये r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा, तो इससे ये वाला निकल जाएगा, ये आप निकाल लीजिए, इसको नाम am दे दीजिए, तो am जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर r/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, r स्क्वायर बाई 4, 4 r स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा जी, √3r/2 आ जाएगा, बाहर तक निकाल दिए। अब इसमें 2 से गुना करिएगा था ना, पूरा जीवा की लंबाई होगा, तो 2 से करिएगा तो √3r हो जाएगा, तो रेशियो जीवा और त्रिज्या का हो जाएगा √3r और r यानी √3:1। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बिजली का इशू है थोड़ा सा, तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा अगर ज़्यादा देर हम पढ़ा पाएंगे तो कुछ क्वेश्चन रह गया है, ऐसे तो हमारा टारगेट 100 तक था, तो अब क्या करेंगे हम अगले लेक्चर में इसको हम देख लेंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।